नमस्कार, मैं मनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में विद्युत विभाग की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें जनरल हिंदी का पेपर ऑलरेडी मैंने एक सॉल्व किया है। इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए सीरीज लाती रहूंगी। हिंदी में 8 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आप 8 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखो। इसी तरीके का पैटर्न है क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन से बना हुआ है। मैं इस के सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कराऊंगी कि आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। तो आप चाहे आरवीएनएल का पेपर दो या फिर कोई सा भी एग्जाम दो, तो अगर आप एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा कि इसके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्येक कार का संधि क्या है। संधि विच्छेद पे से प्रश्न पूछा गया। 25 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे, पार्ट सेकंड है। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्द को दो पार्ट में तोड़ना। तो प्रत्येक को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होता है, ये प्र और ती। प्र में आती है छोटी, त में आती है छोटी ई की मात्रा, और प्लस क्या होता है हमारा एक। तो ये हमारी होती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, हमारा छोटा ई और अगर ए इसके साथ मिल रहा है मीन्स प्रति ई की कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है एक छोटा ए। तो ई प्लस ए बन के हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बनता है य प्लस ए, तो ये बनता है प्रत्येक। तो यही चीज हमारी इसमें लिखी है, प्रति त की छोटी ई की मात्रा और ए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्रत्येक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्र में त में छोटी ई की मात्रा प्लस एक, ना कि इक नहीं होता है, आधा त नहीं होता, यहाँ पे आधा त नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, त में छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया ई बन गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया ए हो गया। तो इसको मिक्स करके क्या बनेगा, यह बनेगा, और क्या बनेगा ए बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या चढ़ गई ए की मात्रा चढ़ गई, और त क्या बन गया छोटा त बन गया, आधा त बन गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या है। अपने पैरों पे खड़े होने का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, किसी पे निर्भर ना होना, वो क्या होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति या कहावत क्या है। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति होती है जो पूरे पूर्ण व्याख्या में होती है, मीन्स पूरा सेंटेंस जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोकोक्ति। और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्य का एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मुहावरा। तो लोकोक्ति कौन सी है इसमें, अगर हम देखें तो हमको ऑप्शन दे रखे हैं, एक पंथ दो काज, और कठपुतली होना, आस्तीन का सांप, और आंखें चुराना। तो कठपुतली का सांप का मतलब होता है जो आप, कठपुतली होना मीन्स कठपुतली आप किसी के इशारों पे नाचना। आंखों का, आंखें चुराने का मतलब होता है आप किसी का कोई काम है आप उसको कर नहीं पा रहे तो उस पर क्या करोगे, आप उससे दूर भागोगे। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि जो जिस पर्सन पे आप बिलीव करो वही आपको क्या करे, धोखा दे। आस्तीन का सांप ना आपका क्लोज पर्सन आपको क्या करे, धोखा दे। तो ये सारी क्या है, मुहावरे हैं। तो लोकोक्ति क्या है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29 क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। अभी रस क्या होते हैं, रस अलग अलग हमारी कविताओं में लिखे गए हैं कि जैसे हम बोलते हैं काव्य रस का कवि है, हास्य उसका रस वो है कवि। तो मीन्स कवि की भाषा में जब हम बात करते हैं, कविता जब लिखते हैं तो हमारे अलग अलग रसों की बात होती है। तो शांत रस क्या है, शांत रस में संसार के वियोग का या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जोड़ दिया गया है। जो शांति मिलती है परमात्मा के मिलने पर या फिर उसको फील करने पर जो शांति मिलती है वो हमारा क्या होता है, शांत रस होता है। इसमें मूलतः आध्यात्मिकता के बारे में बात की जाती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो निर्वेद का मतलब क्या होता है, निर्वेद होता है तटस्थ्य या फिर उदासीनता। इस उदासीनता का मतलब ये नहीं कि उदास हो जाओ, उदासीनता मीन्स इनडिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट काइंड की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है हमारी निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है सभी चीजों से परे हो जाना, वो होता है निर्वेद। तो शांत रस क्या होता है, परमात्मा और आध्यात्मिक के बारे में जो लिखी जाए चीजें, जो कविताएं लिखी जाए उसको शांत रस बोलते हैं। और उसका मूल भाव क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद मीन्स तटस्थ्य या फिर उदासीनता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से गौण शब्द का विलोम क्या है। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, प्राइमरी। इट मीन्स
हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मुख्य, तो गौण का मतलब होता है सेकंड, कोई सेकेंडरी पार्ट हो, तो विशेष का मतलब अलग हो गया, सामान्य अलग हो गया, अनिवार्य नेसेसरी हो गया, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 31 क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, तो किस वो शब्द उसको हमको ऑप्शन में ढूंढना है जो अपने आप में पूरा शब्द हो, ना कि किसी का अपोजिट हो या फिर उसमें आगे अ लगा हो। अम्लीय, अम्लीय का मतलब क्या होता है, अम्लीय होता है एसिडिक, जो एसिडिक चीजें होती है उसको हम बोलते हैं अम्लीय। अब मिलान, मिलान से मिलाए अमिलान, मौलिक से बनाए अमौलिक, मूल्य से बनाए अमूल्य, तो यहाँ पे ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और ये उपसर्ग है, ये अपने आप में क्या पूरा शब्द है। तो अम्लीय क्या है, एक शब्द है, तो ये क्या है, उपसर्ग इसमें नहीं लगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। रोद रस का स्थायी भाव क्या है, रोद रस, क्वेश्चन 32 क्रोध रस क्या है, क्रोध के बारे में बताता है, तो ऑप्शन 20 का क्या है, बिल्कुल सही है। क्रोध रस होता क्या है, किसी एक पक्ष द्वारा या किसी दूसरे पक्षी या व्यक्ति के लिए जब अपमान करते हैं या फिर उस या अपने गुरुजन या अपने आदि जो जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं उनकी निंदा सुनकर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं रोद रस। तो रोद रस क्या होता है, जब क्रोध की भावना हमारे अंदर डेवलप्ड होती है, जब हमारे किसी अपने का गुरुजन का जब हमारी निंदा करते हैं तो हमको क्या आता है, क्रोध आता है, और उस भाव को हम बोलते हैं रोद रस। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दें, पर्यायवाची नहीं है। गगन का मतलब आकाश होता है, नभ का मतलब भी आकाश होता है, अंबर का मतलब भी आकाश होता है, अवनी का मतलब होता है धरती। तो अवनी किसको बोलते हैं हम, धरती को, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को ऑप्शन इसमें दे रखे, दावनल, बाड़वाल, काठनस्ती और जठरानल। तो इसको ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, दवानल। तो दवा, इसको हम सही ढंग से लिखें तो इसका मतलब होता है दाव प्लस अनल, और अनल का मतलब होता है हमारा आग। तो हवा, जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। तो दावानल क्या है, जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल, और अनल का मतलब होता है आग। क्वेश्चन नंबर 35, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द यूज करो। कम बोलने वाले पर्सन को हम बोलते हैं मितभाषी, जो कम बोलता है उसको हम बोलते हैं मितभाषी। वाचाल का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा बोलता हो और जो बोलता हो उसकी समझ ना हो, मीन्स वो कभी मतलब किसी को कुछ भी बुरा बोल दे, उस पर्सन को हम बोलते हैं वाचाल। कृपाल का मतलब होता है कंजूस। मूक मतलब जो बोल ना सके, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, मितभाषी। आग उगलना है, आग उगलना क्या है, लोकोक्ति है, क्रिया है, मुहावरा या फिर विश्लेषण है। तो क्वेश्चन 36 ये क्या है हमारा, मुहावरा है। मुहावरा क्यों है, आग लगना। मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होता है, जो पूरी वाक्य में बात कही जाए वो होती है लोकोक्ति, और उस वाक्य का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आग उगलना। तो आग उगलना क्या है, हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, मुहावरा। क्रिया होती कोई चीज को करते हुए बताना, क्रिया। विश्लेषण भी नहीं, ये किसी चीज की विशेषता भी नहीं बता रहा, ये क्या है, मुहावरा। आग उगलना क्या है, मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये क्या है, मुहावरा है, लुकोक्ति है, वाक्य या फिर पदबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लुकोक्ति। लुकोक्ति क्या है, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस है, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये क्वेश्चन का कोई सेंटेंस का पार्ट नहीं है, वाक्य का पार्ट नहीं, इसलिए ये मुहावरा नहीं है, ना ये वाक्य है, क्योंकि ये हमारा यूज टू है, हम बहुत टाइम यूज करते हैं इसको। जनरली जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस की बात में हम यूज करते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। पदबंध भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, लुकोक्ति। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है, हिंदी वर्णमाला देवनागरी में लिखी गई है। देवनागरी वो लिपि है जिसमें भारत की बहुत सारी भाषाएं जैसे तेलुगु, मलयालम, गुजराती या फिर विदेशी भाषाएं भी लिखी गई है। तो ये वर्ल्ड की वो भाषा है जिसमें अधिकतम भाषाओं को लिखा जा सकता है। तो देवनागरी लिपि बहुत व्याख्यात है जिसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी जा सकती है। तो हिंदी वर्णमाला भी किस में लिखी गई है, देवनागरी में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का विलोम हमारा होता है प्रतिकूल। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो दिनकर
दिनकर का मतलब होता है सूर्य, रवि का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब होता है सूर्य, गिरीश का मतलब होता है पर्वत। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देव का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देव का स्त्रीलिंग शब्द नारी है, पुत्री है, देवी है या चीटी है। तो देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, देवी। निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। करुण रस क्या होता है, करुण रस बताता है शोक को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब ये होता क्या है, किसी विशेष या फिर किसी अपने पर्सन को खो देने का या फिर अपने धन की हानि होना, किसी प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने का जो भाव होता है और उससे जो दुख उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं करुण रस। मीन्स आपका जो पर्सन है जिससे आप क्लोज है, या तो उसकी डेथ हो जाए, जिससे आप प्रेम करते हो आप उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाए, आपकी कोई धन हानि हो गई हो, आपका लॉस हो गया हो, तो वो जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं करुण रस। और ये सारी चीजें हमको किस चीज की फीलिंग देता है, दुख की फीलिंग देता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पौ 12 होने का अर्थ कौन सा है। पौ 12 होने का मतलब होता है अपेक्षा से अधिक लाभ होना। पौ 12 को आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, चौपड़ का जो खेल होता है उसमें अधिकतम अंक 12 होता है, तो मीन्स पौ 12 जब आते हैं, आपने महाभारत देखी होगी तो शकुनी जो जब चाल चलते थे तो हमेशा 12 अंक आते, तो पौ 12 मीन्स वो 12 चलते गए और पूरी साम्राज्य को उन्होंने जीत लिया। तो पौ 12 होना मीन्स अपेक्षा से अधिक लाभ होना होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पलक बिछाने का अर्थ क्या है। पलक बिछाने का अर्थ होता है स्वागत के लिए उत्सुक रहना या फिर किसी का इंतजार करना। भारतीय संस्कृति में हम जब किसी सम्मानित पर्सन का वेट करते हैं, हम किसी पर्सन का वेट करते हैं, किसी व्यक्ति के आने विशेष का वेट करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, स्वागत के लिए उत्सुक रहना या फिर पलके बिछाए रहना। भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। ऑप्शन है भार, ता में बड़ी ई की मात्रा, या में क्या लग जाएगा यो, और ऊपर क्या आएगी बिंदी। तो आप ये बिंदी का हमेशा याद रखें, भारतीयों ना कि जब भी बहुवचन बनेगा तो ता में क्या आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ है, उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वाद सिद्ध करना, अपना काम खुद निकाल लेना, उसको हम बोलते हैं उल्लू सीधा करना। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव या किसी चीज की फीलिंग को जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक। तो गंगा, फूल, चतुराई या कमरा। तो चतुराई क्या है, एक भाव है जो इंसान के अंदर होता है, चतुर है तो चतुर क्या है, भाव। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, साकेत किसकी रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है साकेत। तो साकेत रचना किसने करी, मैथिशरण गुप्त ने करी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैथिशरण गुप्त जो है वो बहुत महान कवि हैं जिसने 12 अध्याय, जिसमें उन्होंने क्या लिखे, साकेत में 12 अध्याय लिखे हैं। प्रारंभिक के जो अध्याय हैं उसमें उन्होंने राम जी के जो वन गमन है, अयोध्या से जब वो गए थे, जो उनका वनवास का समय है वो उन्होंने बताया है। जब वो वनवास में घूमे, इधर से उधर परेशान हुए, वो सारा वर्णन उन्होंने स्टार्टिंग में कर रखा है। और अंत के जो अध्याय है उन्होंने उसमें लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला जी, उनके वियोग के बारे में बताया। तो मैथिशरण गुप्ता जी ने जब साकेत की रचना की तो उनका मेन कंसंट्रेशन जो था वो किस पे था, लक्ष्मण जी की पत्नी जो उर्मिला जी हैं उनका जो वियोग था, उनका जो त्याग है अपने पति के लिए, उस त्याग के बारे में उन्होंने इस पूरे में बताया। तो साकेत रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी, मैथिशरण गुप्त ने लिखी है। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये क्या है, रूपक, यमक, अनुक्ति या फिर उपमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम का मुख, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, उपमा है, क्योंकि राम के मुख से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब इस ऑप्शंस को मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूपक क्या होता है। रूपक हम वहां यूज करते हैं जब रूप के समान की चीजें हम बताएं, जैसे कमल रूपी नयन, हमारे जो नयन है वो किसकी जैसे है, कमल की जैसे है। यमक क्या होता है, यमक की अगर हम बात करें तो एक शब्द जब 2 बार प्रयोग में आता है लेकिन हर बार उस शब्द का अलग अर्थ हो तो उसको हम बोलते हैं यमक। जैसे कनन कनन से 100 गुनो, मकदाने अधिकाय, बा खाए बहराए जग, ता पाए भौराए। मीन्स कनक एक बार तो यूज हुआ है सोने के लिए और एक बार कनक यूज होता है धतूरा मीन्स जहर के लिए। तो जहर तो खाने से नशा होता है, लेकिन सोना एक ऐसी चीज है तो हाथ में आती ही नशा हो जाता है। तो कनक कनक 2 बार यूज होता है, सेम शब्द 2 बार यूज हो लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हो, डिफरेंट हो।
अनुयुक्ति का मतलब होता है, अनुयुक्ति एक अलंकार है जिसमें हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, किसी और चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो, लेकिन उसका आशय कुछ और होता है। उदाहरण के लिए एक चीज बताती हूँ, आपको एक दोहा बताती हूँ जिससे आपको हर एग्जाम में याद रहे कि अनुयुक्ति क्या होता है। अन्य किसी और के लिए बात कर रहे हैं लेकिन उसका जो मतलब है वो किसी और के लिए जाता है। जैसे कि जो राजा जयसिंह थे, जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो राजपाट छोड़ के वो किसके साथ बिजी रहने लग गए, अपनी वाइफ के साथ बिजी रहने लग गए। तो उसके लिए वहां पे एक कवि थे उनके राज्य में, तो उन्होंने एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर, ना ही विकास इही काल, का अली कली से होए बधाओ, आगे कौन हवाल। मीन्स इसमें उन्होंने बताया कि इसके लिए ना तो पराग है, ना मधु है, ना कोई विकास है, ना तो फूल खिला है, फिर भी भंवरा किससे बंधा हुआ है, उस फूल से बंधा हुआ है। उन्होंने ये बताया किसके लिए, फूल के और भंवरे के लिए। लेकिन वो संदेश किसको देना चाहते थे, राजा को देना चाहते कि भाई राजा, आप अपनी पत्नी से कोई मोह माया से थोड़ा दूर हो और अपनी प्रजा को भी ध्यान दो। तो यमक कब यूज, अनुयुक्ति कब यूज होती है, अनुयुक्ति यूज होती है जब आप बोल किसी और कुछ और रहे हो लेकिन उसको बोलना किसी और को चाहते हो। उपमा होती है कि जब आप किसी की कंपैरिजन करते हो। यमक जब एक शब्द दो बार यूज हो लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ हो। और रूपक होते हैं जब आप किसी की फीचर्स को आप किसी चीज से कंपेयर करते हो। प्रश्न 50वां देखते हैं हम। इसमें दे रखा है, जिस समाज में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समाज। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समास क्या होते हैं, हिंदी व्याकरण में जब हम समीक्षा करते हैं, सेंटेंस को छोटा करने के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। द्वंद्व समास, जैसे समास के हम एग्जाम्पल देते हैं, ऊंचा नीचा, रुपया पैसा, मारपीट, माता पिता, ये सारे क्या है, समास है। तो जब दोनों पद समान होते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समाज। आशा करती हूँ आपको ये जरूर से पसंद आए होंगे, अच्छी लगी होंगी। यही पेपर पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जब तक आपका एग्जाम होगा, आप फुली प्रिपेयर हो जाओ।